तारीख है 31 जनवरी 2024 और दिन है बुधवार। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो है हिम तेंदुआ को देख करके परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, अभी इसका रिपोर्ट आया है। चलिए आगे बात करेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नजर देख लेते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्या कहता है ना कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक निकाला गया है, तो भारत को क्या स्थान आया ये देखेंगे। सबसे खराब किसका स्थिति है, कहां पे एकदम जीरो भ्रष्टाचार है, इस सारा रिपोर्ट में बताया गया है। कल का न्यूज बताते हैं आपको। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किस भारतीय मूल को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, ये अवार्ड दिया जाता है लंदन में और अपने भारतीय मूल के हैं, वकील साहब हैं, जीते हैं। हिम तेंदुए की गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की संख्या कितनी बताई गई है। तो पहली बार अपने तरह का पहला ये आपका प्रयोग किया गया था और हम लोग के जो है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उसी के द्वारा कल ये आपका जारी किया गया शाम को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, जैसे बाघ का निकालते हैं ना कि बाघ का संख्या कितना है, तो उसी तरह से हिम तेंदुआ का भी निकाला गया है। और ये क्या है 37वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया। देखिए ये 37वां सीजन है और बहुत फेमस मेला है, ठीक है ना, आपका हरियाणा में होता है। तो अभी सारा चीज हम लोग देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार इस बार जो है आपका केंद्रीय मंत्रालय जो होता है उसी मंत्रालय में से एक को जो है ये इस बार मिला है और बहुत अच्छा है। देखते हैं राष्ट्रपति क्या बोलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वें पुण्यतिथि कब मनाया गया है। तो अभी राष्ट्रपिता जो है हम लोग के महात्मा गांधी, उसका 76वां पुण्यतिथि मनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से चीजों को देखेंगे हम लोग। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट देखिए, एक होता है ना आर्थिक सर्वेक्षण, तो बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण हर बार मतलब जारी किया जाता है कि आप पिछले वर्ष जो है जो गत वर्ष निकला उसमें क्या क्या किया वो सारा चीज दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया गया, तो एक रिपोर्ट दिया गया जिसको आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट कहा जा रहा है, ठीक है ना। वो क्यों नहीं, क्योंकि देखिए आने वाला समय में है इलेक्शन और इलेक्शन को लेकर के इस बार जो है फुल बजट आपका नहीं आ रहा है, इस बार आपका अंतरिम बजट आ रहा है। अंतरिम बजट का मतलब क्या, अभी से लेके इलेक्शन तक का जो भी चीज है वही चीज होगा, फुल बजट नहीं है। इसी को लेकर इस बार आपका आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं दिया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण हो या फुल बजट हो इलेक्शन के बाद आएगा, ठीक है। जब इलेक्शन हो जाएगा, सरकार का गठन हो जाएगा, जो भी सरकार बने फिर जाके आपका ये सारा चीज आएगा। तो इस बार आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट निकाला है, उसमें सारा अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है कि कैसे कैसे क्या होने वाला है, ये सारा चीज, ये पूरा रिपोर्ट इस बार जारी नहीं किया, तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, और आर्थिक समीक्षा ये दोनों चीजें अलग अलग है। राष्ट्रपति ने किस संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, ठीक है। तो अभी राज्यसभा के लिए आपका जो है 12 व्यक्ति को जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो अभी किया गया है एक व्यक्ति को, तो इसको हम लोग अभी देख रहे हैं। आगे क्या है ना, पुस्तक एक समंदर क्या है, एक समंदर और मेरे अंदर, ठीक है, एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित किया गया, इसका विमोचन हुआ है, कल ही हुआ है। नाम तो बहुत अच्छा है, देखते हैं एक समंदर मेरे अंदर, तो सबके अंदर समंदर है। समंदर के बारे में जानना आदमी को बिल्कुल भी चाहिए, है कि नहीं है। और बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, जो ब्राह्मोस हम लोग किसको फिलीपींस को दे रहे हैं ना, वही के उसी के सीईओ हैं, अभी छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े अच्छे किताब लिखे हैं, ठीक है। जो हम लोग को अजित डोभाल है, एनएस है, ठीक है, जो हम लोग के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उसके द्वारा विमोचन किया गया है। अब समझ जाइए। चलिए आते हैं क्वेश्चन, हम लोग समझ गए कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब एकदम बढ़िया से चीजों को देखते हुए चलेंगे। तो क्या बोलता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो ये जो है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है भ्रष्टाचार सूचकांक। ये बात समझ गया ना कि भ्रष्टाचार सूचकांक है, उसको जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। तो ये बात, ये टर्म याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही हम बहुत सारा चीज आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो भारत को कईवां स्थान मिला है, तो भारत को स्थान मिला है 93वां, ठीक है, 93वां स्थान में भारत है, ठीक है। भारत का स्कोर जो है कोई खास नहीं रहा है, पिछले बार 40 था, इस बार कितना है 39 है। अभी सारा चीज हम आपको बताते हैं कि ये स्कोर क्या होता है। देखिए ये जो रिपोर्ट निकाला जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो इससे 0 से लेके 100 तक इसका जो है आपका अंक रहता है, ठीक है। इसमें आपको अंक प्राप्त करना होता है, बहुत सारी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो भारत को जो है इस बार हम लोग के देश को जो अंक प्राप्त हुआ है वो 39 हुआ है, और जिसको 100 में से 100 अगर आ जाता है तो समझ लीजिए कि वहां पे एकदम जीरो भ्रष्ट है। क्या है, भ्रष्ट वहां पे है ही नहीं, वहां पे बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं है, वो वहां पे एकदम कंप्लीट, ठीक है। कितना लाना पड़ेगा 100, अगर वहां पे 0 तक आता है सबसे, अगर किसी को 0 आता है समझ लीजिए कि वहां पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, ठीक है, समझ गए ना। तो भारत को कितना आया है 39 है, पिछले बार कितना था, तो 40 था, इस बार भारत को स्थान कितना है 93वां, पिछले बार कितना था जो गया
22 वाले रिपोर्ट में उसमें था भारत को 85वें स्थान था, यानी हम लोग नीचे गिरे हैं। ठीक है, 1 पॉइंट का नीचे गिरे हैं, और स्थान में अगर कोई कहेगा तो कितना 5 3 8, मतलब कहने का मतलब है 8 पायदान हम लोग का घसका है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। देखिए पूरे विश्व में अगर भ्रष्टाचार की बात किया जाए पूरे विश्व में, तो भ्रष्टाचार सबसे अधिक अगर देखते हैं तो सबसे अधिक आपका अफ्रीका महादेश में आना पड़ेगा, और यहाँ पे एक देश है आपका सोमालिया, जहाँ पे हर दिन जो है क्या होता है जानते हैं ना कि हर दिन जो है यहाँ पे डाकू सब लूट मार करता रहता है। तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश आपका सोमालिया है, सबसे अधिक। ठीक है, बहुत हालत गड़बड़ है इसका। 11 सूचकांक बोला जाता है। कितना है इसको? 11। इसको जो है नंबर जो मिला है, जो 0 से लेके 100 तक बोला है ना, तो इसको कितना मिला है? 11 मिला है। नंबर 1 में ये है, दूसरे नंबर में आपका वेनेजुएला है, ठीक है, और तीसरे नंबर में आपका सीरिया है, और चौथे नंबर में आपका दक्षिणी सूडान है। तो 4 नंबर तक याद रखिएगा, नीचे से यानी जीरो से, ठीक है, 0 से लेके 11, तो इसका 11 है। ठीक है, सोमालिया का राजधानी का मोगादिशु, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। यहाँ पे आपका वेंजुला का राजधानी कराकस। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। अभी आपको बताए थे कि वेंजुला को लेकर, और मोहम्मद इरफान यहाँ पे जो है आपका गयाना है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा आपका चल रहा है। स्काई बुक क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा विवाद में गिरा हुआ है। तो ये लोग का भी यहाँ पे स्थिति ठीक चल नहीं रहा है। दूसरा यहाँ पे है सीरिया का राजधानी दमिश्क है, यहाँ पे भी कुछ अच्छा खास चल नहीं रहा है। तो ये 3 को याद रखना है। वो दक्षिणी सूडान है, ये एकदम बहुत गड़बड़ स्थिति है। अब सबसे अच्छा स्थिति किसका है? तो जो नंबर टॉप में है आपका भ्रष्टाचार, जहाँ पे भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है, लगभग 90 पॉइंट मिला है उसको। ठीक है, तो वो आपका है यहाँ पे डेनमार्क। अभी डेनमार्क के बारे में आपको बताए थे, यहाँ पे देखिएगा डेनमार्क आपको दिखेगा। ठीक है, डेनमार्क बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। डेनमार्क, ग्रीनलैंड पे भी डेनमार्क का ही कब्जा है। तो डेनमार्क नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे आपका फिनलैंड है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना था ना फिनलैंड, तो यही दूसरे नंबर में फिनलैंड है। और तीसरे नंबर में अगर आपको पूछेगा, एक नंबर हो गया दूसरा, और तीसरे नंबर में आइएगा तो न्यूजीलैंड आ जाइएगा। ये न्यूजीलैंड देख रहे हैं, ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और चौथे नंबर में आपका ये आपका ऊपर में नॉर्वे है, और 5वें नंबर पे एशिया का है सिंगापुर है। ठीक है, अगर कोई कहेगा कि एशिया में सबसे कम भ्रष्ट वाला देश कौन सा है, तो क्या कहिएगा? सिंगापुर में, जो भी विश्व में क्या नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है, जहां पे बहुत सबसे कम। एशिया का एकमात्र ऐसा देश है सिंगापुर जो 5वें स्थान पे है। ठीक है, तो पहले नंबर में जहां पे सबसे कम भ्रष्ट होगा वो कौन हो जाएगा? तो क्या कहिएगा? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क का अभी जो है आपको बताए थे, वहां की जो है महारानी है, वो भी अपना गद्दी सबका अपने बेटे को दे दिया। बताए थे यहाँ के बारे में। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है। दूसरे नंबर में कौन हो जाएगा? फिनलैंड। फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी है, और यहाँ पे 31वां नाटो का सदस्य बना है जी। ठीक है, जो अभी अपना महायुद्ध अभ्यास कर रहा है, स्ट्रीट फास्ट बताए थे। और 32वां सदस्य कौन होने वाला है? तो ये आपका स्वीडन होने वाला है, जो यहाँ पे स्वीडन है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? तो तीसरे नंबर में आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड यहाँ पे आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में। और चौथे नंबर में ये, और 5वें नंबर में ये। और भ्रष्ट में तो समझिएगा सोमालिया है, दूसरे नंबर में वेनेजुएला है, तीसरे नंबर में सीरिया है, चौथे नंबर में आपका ये दक्षिणी सूडान है। तो इतना फिगर आपको बिल्कुल भी याद रखेगा। यहाँ से संबंधित बहुत सारी चीजों को पूछ लिया जाता है। अब पूछने की वजह से आदमी फंस जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत टोटल इसमें कितना देश शामिल किया गया है? 180 देश शामिल किया गया है। 180 में से हम लोग कितना है? 93वें स्थान में है। ठीक है, तो कुछ रिपोर्ट अभी फिलहाल हम लोग पढ़े हैं, तो उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी क्या पढ़े थे? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पढ़े थे। ठीक है, नंबर 1 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान 80वें स्थान पे थे। यानी हम लोग 62 देश ऐसा देश है जहां पे हम लोग बिना वीजा के जा सकते हैं। ठीक है, अभी हेनले पासपोर्ट आया था ना, तो उसी में। और अभी फिलहाल में क्या पढ़े थे? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन यानी क्लाइमेट चेंज सूचकांक पढ़े थे। उसमें हम लोग का कैवा स्थान है? 7वां स्थान है। हाल फिलहाल में पढ़े थे ग्लोबल जेंडर गैप में हम लोग कैवा है? 127वां है। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़े थे हम लोग। हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़े थे ना, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग कितना है? 126 है। ठीक है, पीस इंडेक्स में हम लोग कितना है? 126 है। ठीक है, उसके बाद एक आपका आता है एचडीआई, यानी मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट आता है ना, एचडीआई में हम लोग 131वां है। कितना है? 180वां है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक में हम लोग 161वां है। कितना कहिएगा? 161वां है। तो ये सब पूरा बिल्कुल भी आपको याद रखना है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हम लोग कितना है? 40वां है। ठीक है, संक्रमण सूचकांक में हम लोग 67वां है। ये सब जितना भी बोल रहे हैं ना, ये सब इंपोर्टेंट बोल रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी दिया। अभी आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बताए थे, जो नंबर 1 में अमेरिका सैन्य शक्ति में बताए थे, तो भारत का स्थान क्या है? 4th है। भारत का स्थान फायर पावर इंडेक्स में भारत 4th है। तो इतना सूचकांक बिल्कुल भी समझते चलिएगा। हेनले पासपोर्ट तो अभी हाल फिलहाल में बताए थे, 80वां है। ग्लोबल फायर भी अभी आपको हाल फिलहाल में बताए थे, 4th स्थान में है। ठीक है, उसके बाद हेनले बता ही दिए। उसके बाद जलवायु परिवर्तन बताए थे कि जो COP28 आपका यूएई में हो रहा था, तो उस टाइम निकाला गया था। और हम लोग कैवा स्थान पे? परिवर्तन में हम लोग 7वें स्थान पे हैं। एक पहले 8वें में थे, फिर अब 7वें में आ गए। तो ये सब इंपोर्टेंट सूचकांक है। इस सब सूचकांक को देखिए। खुशहाली रिपोर्ट याद रखेगा। हाँ, भूखमरी याद रखेगा। भूखमरी में हम लोग कितना है? 111वें स्थान पे है। कितना में कहिएगा? 111वें स्थान में है भूखमरी सूचकांक में। तो
खुशहाली रिपोर्ट याद रखेगा, खुशहाली में 126 है, पीस में 126 है, मतलब अब जेंडर गैप में हम लोग 127 है, ठीक है। उसके बाद खुशहाली सॉरी भूखमरी में 111 है कि नहीं है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन में 7 है, ठीक है। उसके बाद प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 है। तो ये सारा चीज है। और इसी तरह से भ्रष्टाचार सूचकांक में हम लोग कितना हो गए, तो 93वें स्थान पे हो गए। कितना, 93 बात याद रखिएगा। नंबर 1 में कौन है, जहां पे भ्रष्ट एकदम बिल्कुल जीरो है, जीरो तो नहीं कहिएगा, उसको 90 पॉइंट मिला है। जिसको 100 मिलेगा वहां उसको क्या कहिएगा कि बिल्कुल भी जीरो, तो 100 अंक कोई नहीं लाया है, 90 अंक लाया है कौन, आपका डेनमार्क 1 नंबर में है। और दूसरे नंबर में फिनलैंड है, तीसरे नंबर में न्यूजीलैंड है, चौथे नंबर में आपका नॉर्वे है, और 5वें नंबर में सिंगापुर है। एशिया का सबसे कम भ्रष्ट वाला अगर कोई देश कहेगा तो क्या कहिएगा, आपका नॉर्वे है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी आपको समझते चलना है। चलिए, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे किसे भारतीय मूल को सम्मानित किया गया, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार दिया जाता है, ये भारतीय मूल के हैं, अजित मिश्रा जी हैं। ये जो है एडवोकेट है, वकील है, वहां पे इसका कई संस्था भी है, और यहीं पे जो है आप ये काम कर रहे हैं, और इसको आपको दिया गया है क्या, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार। 2 दिन पहले ही का न्यूज है ये, ठीक है ना, तो हम थोड़ा लेट हो गए हैं। तो ये है आपका अजित मिश्रा जी, ठीक है, 2 दिन पहले ही ये न्यूज आया था। तो अजित मिश्रा को दिया गया है आपका फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार, ठीक है। देखिए अभी फिलहाल जो है ना डॉक्टर समीर साहब को आपका, ये भी भारतीय मूल के हैं, बीबीसी के जो है अध्यक्ष बनाए गए। बीबीसी जो हम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ललिता अंबिका को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जो पूर्व आपका इसरो के वैज्ञानिक रही है, ठीक है। और उसके बाद जसबीर सिंह, इसको भी आपका पुरस्कार दिया गया था पहले 2017-18 में, आपका लंदन का ही पुरस्कार मिला, तो इसको छोड़ दीजिएगा, बस ये तीनों आदमी को याद रखेगा। डॉक्टर समीर साहब अभी बीबीसी के बने हैं, ठीक है ना। उसके बाद ललिता अंबिका, इसको जो है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, और अजित मिश्रा जी को क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन। और ये कहां पे आपका, वही ऋषि सुनक वाला देश, ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री है लंदन, जो हम लोग पर क्या किया, अत्याचार किया, ठीक है, वही सारे देश है, तो ठीक है ना। चलिए, तो अभी क्या है ना कि हम लोग पे क्या, हम लोग को गुलाम बना के रखा था, और फाइनली जाके वहां पे हम लोग अवार्ड जीत रहे हैं। हमारे भारतीय मूल के हैं, तो भैया हमारे यहाँ के है ना। तो भारतीय मूल के अजित मिश्रा जी जो है प्रसिद्ध वकील हैं, और उन्हें कानूनी वो सार्वजनिक जीवन में उनकी उत्कृष्टता के योगदान के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बिल्कुल भी हम लोग के लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हिम तेंदुए की गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की संख्या कितनी है। तो देखिए अभी क्या हुआ है ना कि कल आपका जो है राष्ट्रीय वन संस्थान आपका जो है हम लोग के वन, जलवायु परिवर्तन और आपका अरे क्या बोलते हैं, वन है, ठीक है, वन है और पर्यावरण है और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं हम लोग के भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। तो इसी का रिपोर्ट कल आपको शाम में दिल्ली में जारी किया गया है। इसमें बताया गया है, और अपने तरह का ये पहला रिपोर्ट है। जैसे हम लोग बाघ रिपोर्ट जारी करते हैं ना, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाए थे हम लोग 1973 से, ठीक है, कि टाइगर को क्या करना है, संरक्षित करना है, ठीक है, टाइगर की संख्या को बढ़ाना है, उसका रिपोर्ट निकालता है कि कितना बाघ है, नहीं है। उसी तरह से पहली बार तेंदुए की गणना का रिपोर्ट निकाला गया, और इसमें कहा गया कि टोटल भारत में जो है 718 बाघ है, और सबसे अधिक बाघ कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। लद्दाख जानते हैं ना, लद्दाख तो आपका हिमालय वाला, आपका ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और वहीं पे जो है आपका एक हिमिस नेशनल पार्क है, हिमिस नेशनल पार्क में सबसे अधिक पाया गया है, और लद्दाख में सबसे अधिक है, 477 है लद्दाख में। कितना है, 477 है। पहले नंबर में लद्दाख आता है, दूसरे नंबर में उत्तराखंड है, तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, चौथे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 5वें नंबर में सिक्किम, और 6ठे नंबर में जम्मू कश्मीर। इन सब स्टेट के अलावा और कहीं दूसरे जगह आपका ये हिम तेंदुआ नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VBI कर लीजिएगा, पक्का इसको लिख लीजिए कि यहां से आपका क्वेश्चन रहना ही रहना है कि पहली बार अपने तरह का पहली बार हिम तेंदुआ पे रिपोर्ट जारी किया गया है, किसके द्वारा किया गया। तो देखिए इसको जो है ना आपका भारतीय वन संस्थान, मतलब भारतीय जो है आपका वन्यजीव संस्थान है, भारतीय वन्यजीव संस्थान इसका नोडल एजेंसी है, इसको याद रखिएगा, भारतीय वन्यजीव, ठीक है, वन्यजीव संस्थान जो है इसका नोडल एजेंसी है। 2020 से इसमें काम चल रहा था, फाइनली ये आपका जाके अभी प्रकाशित हुआ है, ठीक है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान का स्थापना 1982 कर दीजिएगा, ठीक है, इसके, ठीक है। तो यही है आपका राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का बैठक हो रहा था दिल्ली में, और वहीं पे हम लोग के जो है जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, या फिर जलवायु आपका क्या बोलता है, पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उसी के द्वारा ये आपका प्रकाशित किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेके थोड़ा सा ले चलते हैं, हम इसको दिखा देते हैं। देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसको बिल्कुल भी समझते चलिएगा। देखिए अभी हाल फिलहाल में आपका बाघ रिपोर्ट, तो भारत में बाघ कितना है, 3167 है। इसमें 2 रिपोर्ट है, एक तो अगस्त में निकाला था, उसमें 3682 का है, एक 3167 बता रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को समझते चलिएगा। और हिम तेंदुआ दिवस भी मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं। ये जो दिवस मनाते हैं, ये जो हिम तेंदुआ को आप यहाँ देख रहे हैं, ये दिवस मनाते हैं हम लोग 23 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 23 अक्टूबर को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, देखिए अभी हाल फिलहाल में अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है हिम तेंदुआ
को आप लोग को हम बताए थे, ठीक है। अगर याद है तो थोड़ा सा दिमाग में चलाइए कि याद कीजिए तो कहाँ है। तो ये किए थे कौन, आपका कजाकिस्तान के बगल में एक देश है किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान के द्वारा जो है आपका, हाँ, आपका जो है किर्गिस्तान के द्वारा जो है आपका अभी फिलहाल में इसको क्या अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था, ठीक है। तो 2013 में आपका किर्गिस्तान में ही इसका एक सम्मेलन हो रहा था और वहीं पे आपको आपका हिम तेंदुआ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की गई है और तभी से 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं। और अपना राष्ट्र का प्रतीक कौन घोषित किया है, तो क्या कहिएगा, किर्गिस्तान किया है। किसको, हिम तेंदुआ को। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। किर्गिस्तान का राजधानी कहाँ है, तो क्या कहिएगा, बिश्केक है। अभी बताए थे आपको फिलहाल में कि जो है वो हिमालय वाला क्षेत्र में ये आपका हिम तेंदुआ अच्छा पाया जाता है और इसको संरक्षित करने का जरूरत है। इसी तरह से अपने देश का पहला, मतलब हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने वाला पहला देश आपका किर्गिस्तान ही था, ठीक है। तो चले हम लोग तो समझ गए सारा चीज कि हम ये हिम तेंदुआ दिवस कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय 13 अक्टूबर को मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 2013 में। कहां पे घोषणा किया गया था, कजाकिस्तान में। और दूसरी बात क्या है, भारत में टोटल कितना है, 718 है। सबसे अधिक कहां है, लद्दाख में है। हिमिस इसके लिए फेमस माना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिमालय आपका 2-3 वो आपका जो है इस तरह से आपका पार्क है, ठीक है। वहां पे आपको ये मिलता है, ठीक है। तो एक तो आपको हिमिस है, ये है उत्तराखंड में भी है। ग्रेट हिमालयन है जो है आपका, वहां पे भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में, वहां पे भी पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा, वहां पे भी पाया जाता है। तो ये सब बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 718 हो गया। तो हिम तेंदुए की स्थिति में अपनी तरह का ये क्या है, पहला वैज्ञानिक अभ्यास है। सबसे अधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में, यानी 477 रिपोर्ट भूपेंद्र यादव द्वारा प्रकाशित किया गया था। कहां पे किया गया था, तो क्या कहिएगा, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का जो है बैठक हो रहा था, वहीं पे आपको किया गया था। देखिए ना, इन लोग का फोटो भी देख लीजिए। देखिए कितना जो है ये लोग इसके लिए सजग है, ठीक है। जैसे देखिए ये है हम लोग के पर्यावरण एवं वन मंत्री, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए एगो, अब जैसे आपको बोले ना अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को, तो एक आपका आता है राष्ट्रीय बाघ दिवस जो प्रोजेक्ट बाघ चलाए थे ना 1973 से। तो आप हम लोग बाघ दिवस भी मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं और हिम तेंदुआ दिवस दिखता तो बाघ ही की तरह है कि नहीं। उसी आपका जो है कैट फैमिली से ही सब सारे सब आते हैं। तो हम लोग के लिए क्या है ना, ये सब चीज जानना जरूरी है, पूछ लेता है। अब आइए 37वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। ये देखिए आपका आयोजित होने वाला है 2 फरवरी से, ठीक है। 2 फरवरी से होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इसका जो है इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन समारोह, मतलब उद्घाटन करेंगे हम लोग के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति भी जाएंगे, बहुत सारे लोग, लगभग 40 देश इसमें इस बार शामिल हो रहे हैं। और गुजरात जो राज्य देख रहे हैं ना, उसी के थीम पे ये आयोजित किया जा रहा है। बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी इस बार ये सूरजकुंड मेला को बिल्कुल भी समझते चलिएगा, बहुत देश विदेश के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। और इनोग्रेट कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। ये होगा कहां पे भैया, तो हरियाणा में एक जगह फरीदाबाद में ये पे किया जाता है। 37वां संस्करण हो रहा है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसी वजह से आपको बता रहे हैं, आपका 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये चलेगा। और कहां पे चलेगा, तो क्या कहिएगा, फरीदाबाद में चलेगा। किसके द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति भी जा रहे हैं, 40 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं। गुजरात राज्य के थीम पर यह आपका आयोजन किया जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत इस तरह के जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए इस तरह का मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारा उत्पाद का जो भी लोकल सारा चीज यहाँ पे प्रदर्शनी किया जाता है। देख रहे हैं, ये हम लोग के राष्ट्रपति हैं, ये यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। 2 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक चलेगा। और कहाँ पे चलेगा ये, तो हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में बिल्कुल भी आपको जो लद्दाख के बारे में बताते हैं, तो लद्दाख का आपका पोजीशन बता देते हैं। ये यहीं पे आपका हिमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख है, ठीक है। ये आपका ट्रांस हिमालय, ये काराकोरम श्रेणी बोलता है। और ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी आता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका लद्दाख, ये सॉरी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखना है। तो जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के बीच ही आपका सिंधु नदी बहता है, ठीक है। इधर से सियोक नदी बहता है। तो ये ट्रांस हिमालय का, लद्दाख कहेगा कि कौन सा हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, तो क्या कहिएगा, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। चलते हैं आपका जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, हम कुछ भी आपका नहीं छोड़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। वन लाइनर करके पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, आप भूल भी जाइएगा, कोई फायदा भी नहीं है। चलिए आइए, गणतंत्र दिवस परेड यानी 75वां गणतंत्र दिवस अभी हम लोग मना रहे थे। कितना मना रहे थे, 75वें गणतंत्र दिवस मना रहे थे, ठीक है। इसका समापन हो गया। मीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ ही गणतंत्र दिवस का जो पर्व होता है वो समाप्त होता है। तो हम लोग बीटिंग द रिट्रीट कब मनाए, तो 29 तारीख को मनाए। क्या, 29 जनवरी को, 3 दिन के बाद, यानी गणतंत्र दिवस के 3 दिन के बाद बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है। कहां पे, तो विजय चौक में, दिल्ली में। तीनों सेना के लोग आते हैं और इसको जो है समापन किया जाता है, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस परेड होता है, परेड में बहुत सारे झांकियां होते हैं।
तो उसी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है और इस बार दिया गया है आपको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय को। तो ये संस्कृति मंत्रालय क्या है ना, इस मंत्रालय के का जो झांकी है उसका झांकी का थीम था कि भारत जो है लोकतंत्र का जननी है, ठीक है, पहली बात है। और दूसरी बात है भारत के पूरे संस्कृति को समृद्ध मतलब विरासत को उसमें प्रदर्शित किया गया था। देखिए इस तरह का आपका झांकी है। देखिए अभी आपको अलबल बहुत सारे लोग ये भी बताए हैं, जानता है क्या बताए हैं कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला है, ये क्या बता रहे थे, यूपी, हाँ यूपी को मिला है। जो भगवान श्री राम का जो राम मंदिर है उसी का प्रदर्शनी किया गया था। अलबल अलबल हम भी शायद गलती से नहीं, हम नहीं बोले हैं, नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ भी लोग बता देते हैं कि कुछ है, तो ऐसा थोड़ा सा कोई भी चीज पढ़िए, प्रमाणिकता के साथ पढ़िए। और दूसरी बात ये है कि जो भी इन सब चीजों को जो भी लोग बताते हैं तो थोड़ा सा अपने से भी सर्च कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि नेट है, सारा चीज अवेलेबल है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यही है आपका संस्कृति मंत्रालय है, इसी के द्वारा ये झांकी निकाला गया था और इसी झांकी को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया। देखिए ये जो है ना झांकी का पुरस्कार, ये भी आपका कई श्रेणी में दिया जाता है। अगर प्रथम पुरस्कार अगर पूछेगा कि प्रथम श्रेणी कौन झांकी रहा तो संस्कृति मंत्रालय मारिएगा, ठीक है, बस उसके अलावा आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको कहीं पे उड़ीसा आएगा तो वो दूसरा चीज है, वो सब पूछता भी नहीं है और दिमाग भी नहीं लगाना, ठीक है। तो संस्कृति मंत्रालय को ही आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। देखिए इस बार जो है ना टोटल झांकी है ना आपका 26 झांकी था, ठीक है, टोटल आपका 16 स्टेट था। और इस बार क्या किया है ना, बहुत बार क्या होता था कि कोई स्टेट होता ही नहीं था, बहुत लफड़ा हो जाता, तो इस बार झांकी निकालने का अलग अलग एक नियम बनाया है। तो इस बार 16 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालय के द्वारा जो है टोटल आपका इस बार झांकी निकाला गया था। और इस झांकी में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ठीक है, उस झांकी को जो है आपको कौन सा हो जाएगा तो क्या कहिएगा, संस्कृति मंत्रालय का जो झांकी है उसी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो डीआरडीओ का भी झांकी होता है, इंडियन नेवी का भी होता है, एयरफोर्स का भी होता है, तो इन लोग को नहीं मिला है। किसको मिला है और क्यों मिला है, तो क्या कहिएगा, भारत के पूरे सब कल्चर को दर्शाया गया है। और किसमें, भारत लोकतंत्र के जननी के थीम पर ये आपका बनाया गया था, ठीक है। तो क्या है, झांकी भारत के समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई गई है। झांकी का थीम क्या है, भारत का, भारत लोकतंत्र की जननी है। तो अभी देखिए गणतंत्र दिवस परेड जो होता है ये कैवा हुआ, 75वां हुआ। हम लोग के मुख्य अतिथि इस बार कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, कौन भैया, इमानुएल मैक्रोन थे, पहली बात है, सबसे पहली बात। और यहाँ पे इस बार 2-3 चीज बिल्कुल भी याद रखेगा, इस बार 75वां हुआ है, इमानुएल मैक्रोन आए थे और फ्रांस का जो है झांकी इस बार क्या लिए भैया, इसमें भाग लिए। और इस बार नारी शक्ति पर केंद्रित था, टोटल का टोटल, ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है कि नारी शक्ति पर केंद्रित था पूरा का पूरा परेड। जितने भी कर्तव्य दिखाया गया है नारियों के ही द्वारा इस बार दिखाया गया है। तो ये सब चीज आपको समझते चलना है, इंपोर्टेंट है ना। गणतंत्र दिवस हम लोग कब से मनाते थे, क्या कहिएगा, 26 जनवरी 1950 से मनाते हैं ना। तो यहाँ से जो भी चीजें हैं सब कुछ आपको हम बताते चलते हैं। अब क्या है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि कब मनाया गया है, तो देखिए राष्ट्रपिता हम लोग के कौन है, महात्मा गांधी है। 76वीं पुण्यतिथि का मतलब क्या है, जिस दिन मृत्यु होता है। तो पुण्यतिथि इस बार जो मनाया है 76वीं मनाया है। कब मृत्यु हुआ था, तो क्या कहिएगा, 30 जनवरी को हुआ था। क्या कहिएगा, 30 जनवरी 1948 को जो है शाम के 5 बजे 10 मिनट में, क्या कहिएगा, शाम के 5 बजे 10 मिनट में बिरला हाउस में, बिरला भवन में, ठीक है, संध्या का जो प्रार्थना सभा होता है, प्रार्थना सभा के बाद जो है वहां पे जा रहे थे, साथ में गांधी जी के यहाँ पे जो है ना आभा गांधी था। आभा गांधी को बिल्कुल भी याद रखिएगा, कान्हो गांधी की बीबी थी, कान्हो गांधी उसका जो है पोता था, किसका, गांधी जी का, और उसी की बीबी थी आभा गांधी। इधर से नाथूराम गोडसे आए, ठीक है। ये कितना बजे, 5 बजे 10 मिनट का समय है, ठीक है। और दिन कितना था, 30 जनवरी 1948 को। सब जो आपका संध्या का जो होता है ना प्रार्थना सभा से जैसे निकले, उधर से आए, कौन आया, नाथूराम गोडसे आया। तो गांधी जी को लगा कि शायद हमारा पैर छूने का प्रयास कर रहा है या फिर हमसे मिलने का प्रयास कर रहा है, तो वो ऐसे किए, जैसे ऐसे किया और अपना बंदूक निकाले, पिस्टल निकाले जिसमें 7 गोली था और 3 गोली यहाँ पे ऐसे आभा गांधी साथ में थे, आभा गांधी को ऐसे धकेल करके गिरा दिया। आभा गांधी के साथ उसका जो थूक फेंकने वाला गांधी जी का वो रात नहीं रहता है, तो उसको था, सारा चीज हाथ में तस्तरी था, सारा चीज सब ऐसे गिर गया। आभा गांधी गिर गई, जब आभा गांधी गिरी जब तक समझती तब तक 3 गोली लग गया और हम लोग के राष्ट्रपिता गांधी जी को 3 गोली लगने के बाद वहां पे गिर गए, पूरा बॉडी आपका खून से सन गया, लथपथ हो गया। जब तक उठा करके लेके जाया जाता तब तक ये राष्ट्रपति, हम लोग के राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी का, ये पे क्या है, हत्या कर दिया जाता है, किसके द्वारा, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। कितने बजे कहिएगा, 5 बजे 10 मिनट के समय था, ठीक है। और होने के बाद जैसे ही पता हुआ तो इसके एक बेटा थे, ठीक है, देवदास, ठीक है, देवदास, इसको तो 4 बेटा थे, ठीक है। तो आपको हरिलाल, मणिलाल, रामलाल के बारे में नहीं जानना है, देवदास से इसका अच्छा बनता भी था, यही देवदास का बेटा भी था। आभा, ये आपका कान्हो गांधी और उसी की बीबी थी आभा गांधी ही हमेशा महात्मा गांधी के साथ रहता था, तो उसी के सामने गोली मारा गया था। और
ये आपका जिसके द्वारा गोली मारा गया, किसके द्वारा गोली मारा गया? नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो नाथूराम गोडसे के साथ दो थे, ठीक है, तो वहां पे वो लोग थे नहीं, प्रार्थना सभा में बाद में आए थे, जिसका नाम याद रखेगा आपका, ठीक है, बार बार पूछ ही लेता है कि वो लोग को क्या नाम था उसका, एक था हाँ एक था, तो एक कौन था, एक आपटे था, ठीक है। अच्छा, दो आदमी का, व्यक्ति का नाम हमको अभी याद नहीं आ रहा, मिसिंग हो गया, जैसे बताते हैं। तो तभी से हम लोग क्या करते हैं, तो महात्मा गांधी का पुण्यतिथि था, ठीक है, इसको शहीदी दिवस, शहीद दिवस भी कहता है। 25 जनवरी को किसके द्वारा मार दिया गया? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। फिर नाथूराम गोडसे पर ट्रायल चला, फिर इसको फांसी दे दिया गया, कितना कहिएगा, 15 नवंबर को, 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1949 को। अब यहाँ का बहुत सारा दिलचस्प कहानी है, ठीक है। जैसे गांधी जी को मार दिया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्तिगत रूप से जो गृह मंत्री, क्योंकि सुरक्षा का दायित्व किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम गृह मंत्री हुआ करते थे, तो गांधी जी को इस्तीफा सौंपने गए थे कि अब हम जब राष्ट्रपिता के सुरक्षा को नहीं संभाल पाए, राष्ट्रपिता को सुरक्षा नहीं दे पाए, तो हम इस पद में नहीं रहेंगे, ठीक है। गृह मंत्रालय पर अपना रिपोर्ट सौंपने गए थे कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो नेहरू जी स्वीकार नहीं किया, बोला कि नहीं, कोई बात नहीं है, अब हो गया है तो हो गया। गांधी जी के सब यात्रा में 15 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे, ठीक है। जब आपका लाल किला तक होते हुए जब जा रहा था, तो 15 लाख से भी अधिक लोग इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी हम लोग के लिए बहुत, राष्ट्रपिता है, इसके बारे में, गांधी व्यक्ति नहीं थे, गांधी विचार थे, और विचार कभी मरता नहीं है, कितनों भी, जैसे मार्टिन लूथर किंग, जिसको नोबेल मिला, इसी के विचारधारा। उसके बाद आपका नेल्सन मंडेला अफ्रीका के, ठीक है, जिसको ब्लैक गांधी कहते हैं, इसी के विचारधारा पे, गांधी जी के अहिंसा के विचारधारा पे उन लोग को नोबेल मिल गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि गांधी क्या है? विचार है। आज भी 100 से अधिक देशों में गांधी जी का प्रतिमा लगा हुआ है, लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। तो गांधी जी का विचारधारा आज भी अपने देश में है, और गांधी विचार है, इस विचार के साथ जो भी दिया अहिंसा, यही अहिंसा को लेकर के देखिए, जब कब हुआ है, 1915 में आए ना, 1915 में आया, और 1916 में जो है कांग्रेस ज्वाइन किया, और 1916 में सबसे पहले आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहां समारोह में शामिल हो गया। 1917 से जैसे देखिए, यही अहिंसा को लेकर के 1917 चंपारण सत्याग्रह से शुरू होता है, तो कहां से कहां पहुंच जाता है कहानी, ठीक है। अब फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक गांधी जी देश को आजाद ही करते हैं, ठीक है, एक अहिंसा का रूप। तो गांधी विचार है, गांधी जी के बारे में जाएंगे तो बहुत सारा चीज होगा, ठीक है। तो गांधी जी थोड़ा सा, चलिए जब आए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं हम लोग। इंडियन ओपिनियन से ही शुरू करेंगे। इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका था इसका, ठीक है, 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद हिंदू स्वराज 1909 में, ये आपका, ये हिंदू स्वराज प्रकाशित किया गया था। एक आपका जो है टोलस्टॉय फॉर्म था, क्रिक्स फॉर्म था, तो क्रिक्स, हाँ, टोलस्टॉय फॉर्म 1910 में स्थापित किया गया था, टोलस्टॉय फॉर्म 1904 में किया गया था, और 1893 में गए थे, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, एक साल के लिए गए थे, और फाइनली लौटे कब? तो 1915 में, ठीक है। तो ये सारा चीज है, बहुत सारा गांधी जी के बारे में, ये 2 मिनट का बात नहीं है, जितना समझिएगा उतना कम हो जाएगा। तो जो महात्मा गांधी का जो जहाँ पे समाधि स्थल है, उसको राजघाट कहा जाता है। तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए थे, और राजघाट में बहुत सारी चीजों को वहां पे अपना बताया है, ठीक है। दिखाते हैं आपको राजघाट में गांधी जी का 76वां, यही है आपके गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी का हत्या किसके द्वारा किया गया? तो क्या कहिएगा? यही आपका नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो नाथूराम गोडसे का ना कहा जाता है कि वो आरएसएस वाले, आरएसएस और हिंदू महासभा, ठीक है, ये दोनों से मिले हुए थे, मगर कहीं पर भी इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता है, ठीक है। तो फाइनली जो है आपको बता देते हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा आरएसएस को तभी से जो है बैन भी कर दिया गया था, लिखित रूप से आरएसएस को बैन कर दिया गया था कि आरएसएस पार्टी जो है कभी भी चुनाव से नहीं लड़ेगा, ये जो भी करेगी सांस्कृतिक चीजें करेगी, ठीक है। जो देश का जो सांस्कृतिक मतलब नहीं होता, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो भी इस टाइप का काम, मगर कभी राजनीतिक नहीं होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको बैन करने का भी साथ आपको आरएसएस का दिखेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को मार दिया गया था गोडसे के द्वारा। 15 नवंबर 1949 को गांधी की हत्या की दोषी गोडसे को क्या किया? हाँ, यही था, नारायण आप्टे उसके साथ साथ था, ठीक है। वो कौन थे? नारायण आप्टे, ठीक है। तो यही नारायण आप्टे थे, ठीक है। तो ये लोग क्या है ना, नारायण आप्टे, ये लोग बाद में आए थे, ठीक है। ये लोग पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास था, बाद में आए थे, समझे। तो देखिए, गांधी जी को मार दिए थे, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है ना। तो हम लोग के राष्ट्रपिता है, तो राष्ट्रपिता है तो सम्मान करना चाहिए। तो आज तो बहुत सारे लोग जो है क्या बोलते हैं, इसको अपमान समझते हैं। तो अलग अलग आदमी का विचारधारा है, किसी के विचारधारा पे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसी पे बात पे हुआ था कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना विचार है। क्योंकि गोडसे खुद कहते थे कि हम गांधी को नहीं मारा है, गांधी की विचारधारा को मारा है, अहिंसा को मारा है, अहिंसा को मारा है। और आप देख लीजिए, आपको यहीं पे एक चीज दिखेगा, जैसे गांधी जी का हत्या कर दिया गया गोडसे के द्वारा, उसके बाद मालूम है पाकिस्तान के फाउंडर उसको क्या बोल लिया कर, ये अरे क्या नाम है उसका भाई,
मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोला कि जैसे वो सुना तो अपने आप संदेश पे, शोक संदेश में बोला कि एक महान हिंदू थे जिसका मृत्यु हो गया। इस तरह का उस टाइम भी जो है गांधी जी का और मोहम्मद अली जिन्ना का कभी नहीं बनता था, ठीक है। वो उसको महान हिंदू कहते थे और मतलब बहुत कट्टर कहते थे, ठीक है। उसका विचारधारा बिल्कुल अलग था। चले तो 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। तो हाँ, जन्म कब हुआ तो बोले ही नहीं, 2 अक्टूबर 1869 में जो है यहाँ पे आपका कहाँ पे पोरबंदर में, गुजरात में जन्म हुए थे, ठीक है। और फाइनली 30 जनवरी 1948 को इसको हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा? गोडसे के द्वारा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर का कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो देखिए, अभी आपका बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है। आज का तारीख है 31 जनवरी, है ना। 31 जनवरी से आपका 11 फरवरी तक ये चलेगा, ये बात जान लीजिए, ठीक है। और कोई भी बजट सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होता है। आज अभिभाषण होगा और कल जाके आपका बजट पेश किया जाएगा। कल 1 तारीख है ना, पेश किया जाएगा। तो पहले क्या होता था, जो आपका पूर्ण बजट होता है, 2 तरह का बजट होता है। एक पूर्ण बजट होता है जो पूरा साल के लिए होता है। देखिए बजट क्या है, पहले इसी को हम समझाते हैं। अच्छा, पहले ये समझिए, पूर्ण बजट होता है, ठीक है। एक अंतरिम बजट होता है। जो पूर्ण बजट होता है ना, वो पूरा साल के लिए होता है, और अंतरिम बजट होता है कुछ समय के लिए होता है। अब ये समय भी कुछ भी हो सकता है, जैसे आने वाला है इलेक्शन, ये तो पूरा साल जाएगा नहीं। अब फिर इलेक्शन के बाद फिर से आपका लोकसभा का गठन होगा, मतलब लोकसभा जो है अपना सरकार कोई बनाएगा, सरकार बनाने के बाद फिर से नया तरीके से सारी चीज चलेगा। तो कम समय के लिए इसमें जो है ना आपका जो बजट दिया जाता है, और इसमें बहुत सारा इसमें बहस होता है, ठीक है। इसमें सारा चीज आपका कोई बहुत की टैक्स वैक्स नहीं बढ़ा सकता, बहुत सारा चीज है। अंतरिम बजट में ये नहीं कर सकते, जो फुल फ्लेज बजट होता है उसमें सारा चीज किया जाता है। तो इस बार अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। अब अंतरिम बजट पेश करने की वजह से इस बार जो आपका आर्थिक एक होता है ना, जैसे ये है ना आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, बजट पूर्व आपको पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता था। तो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी नहीं किया जाना। इस बार क्या आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट में मोटा मोटी कहा गया है कि भारत का, देश का जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था कैसा, कितना का आगे, कितना का क्या है, नहीं है। तो 2-3 चीज कहा गया। सबसे पहले ये बोला है कि आने वाले 3 साल तक भारत का जो वृद्धि दर है, ठीक है, वो आपका 7% रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या क्या कि अगले 3 साल में हम लोग क्या करेंगे, अगले 3 साल में हम लोग जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और दूसरी बात क्या बोला है, 2030 तक जो है, 2030 तक हम लोग क्या 7 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था हो जाएगा, $7 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ये 3-4 चीज बिल्कुल भी जानते चलना है। 2030 तक 7 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। अगले 3 साल तक, मतलब आने वाले 3 साल तक हम लोग क्या तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, ठीक है। अभी कैमा है, 5वें है। और जो विकास, जो आर्थिक वृद्धि दर है, वो कितना रहने का अनुमान लगाया है, 7% रहने का अनुमान लगा गया है, ठीक है। तो आपका किसमें कहा गया है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में। देखिए अब यहाँ पे आपका आर्थिक जो सर्वेक्षण किया जाता है, उसमें सारा चीज की आप पिछले जो साल बीता क्या क्या किए नहीं किए, उसका सारा रिपोर्ट, कितना सारा चीज दिया जाता है। तो अंतरिम बजट की वजह से, इलेक्शन की वजह से आपका आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया है। आर्थिक सर्वेक्षण आएगा जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आपका कंप्लीट बजट भी आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण भी आएगा। अभी आर्थिक सर्वेक्षण की जगह में क्या आया है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आया है, जिसमें आपका मोटा मोटी चीजें को बताया गया। अब देखिए बजट क्या है ना, आपको थोड़ा सा अभी, क्योंकि इसका बजट का 2-3 टर्म है, आप लोग भी जानिए और जरूरी है। देखिए बजट क्या होता है ना, बजट किसी भी इंसान का बजट हो सकता है। बजट क्या है कि आपका कितना खर्चा है और कितना आप कमाते हैं, वही बजट है। आपका कितना इनकम है, आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, वही होता है। और ये कोई भी समय के, एक दिन के लिए हो सकता है, एक सप्ताह के लिए हो सकता है, एक साल के लिए होता है। तो हम लोग का जो बजट, जो सरकार का बजट आता है, वो 1 साल के लिए निकाला जाता है, क्योंकि आसान भी पड़ता है। एक वित्त वर्ष होता है, तो भारत का वित्त वर्ष कितना भैया, 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है ना, भारत का जो है वित्तीय वर्ष, है ना, ये चलता है। तो एक वर्ष के लिए भारत सरकार कितना कमाती है, मतलब भारत सरकार को कितना इनकम आता है और कहाँ पे कितना खर्च होता है, उसी का ब्यौरा जो है, जो दिया जाता है, उसी को हम लोग बजट कहते हैं अपने ठेठ भाषा में। अभी आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आपका जारी किया गया है, तो इन सब चीजों को अभी हम लोग बिल्कुल भी देखते चलते हैं, और कल बजट आएगा तो फिर इस सब चीज को हम लोग देखेंगे। आइए, राष्ट्रपति ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या है ना, अभी हाल फिलहाल में आपका संसद के उच्च सदन, यानी देखिए अभी बताते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति मिलकर के हम लोग का संसद बनेगा। ये आर्टिकल कितना में 79 में कहा गया है। तो इसी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनेगा। तो इसी राज्यसभा में जो लोग सीट है, तो टोटल अधिकतम कितना सीट है, 250 है। 250 सीट में से 12 ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और ये प्रावधान कहां से नहीं, आयरलैंड के संविधान से भारत में लिया गया है, ठीक है। तो इसी 12 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को इस बार आपका क्या कर दिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया है, और उसका नाम क्या है, सतराम सिंह संधू। मेरे हिसाब से बात बिल्कुल भी समझ गए। तो अभी जो फाइनली है ना, जो निर्वाचित होता है, तो कितना होता है, 250 का ना होकर के 245 का होता है, ठीक है, 245 का होता है, और 12 मनोनीत किया जाता है। समझ गए बात। इसी 12 में से एक है, अभी आप पीटी
उषा को भी किया गया था, और सतनाम सिंह संधू ये बहुत जाने पहचाने मतलब चेहरा है, अभी बताते हैं उसके बारे में। तो देखिए राज्यसभा में जब बात आए हैं तो राज्यसभा में क्या है ना, राज्यसभा जो है आपका क्या बोलता है, संविधान में जो है आर्टिकल कितना कहिएगा, आर्टिकल जो है 80 में जो है राज्यसभा के बारे में कहा गया है। इसका जो सदस्य बनेगा, ठीक है, उसका कम से कम कितना होना चाहिए, उम्र 30 साल होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 30 वर्ष का आयु होना चाहिए। और ये क्या है ना, राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अफ्रीका से लिए, और मनोनीत करने वाली बात जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, तो 12 किया जाता है। टोटल राष्ट्रपति मतलब राज्यसभा में टोटल सदस्य का संख्या कितना है, 250 है। और ये पे लोकसभा कहेगा तो क्या कितना कहिएगा, 550 कहिएगा। पहले 552 था, 2 एंग्लो इंडियन 104वां संविधान संशोधन से इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पे कितना 250, निर्वाचन होता कितना का है तो 245 का भी होता है, और 12 क्या है तो 12, इसको अगर यहाँ से निकाल दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना निर्वाचित होता है। तो अभी फिलहाल निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है टोटल कितना है, ऐसे ही सब 65 या 70 व्यक्ति को अभी फिलहाल उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसका जो है निर्वाचन भी किया जाना है, यूपी से, एमपी से, उत्तराखंड से, बहुत सारे स्टेट से करना है। तो कौन है ये, सतनाम सिंह संधू है। सतनाम सिंह संधू 2001 में क्या है, मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना की थी, और 2012 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। तो सतनाम सिंह संधू राज्यसभा के कौन है, मनोनीत सदस्य हो जाएंगे, और इसका मनोनीत कर दिए हैं, कौन कर दिए हैं, तो हम लोग के राष्ट्रपति। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये राज्यसभा का जो है जो भी मनोनीत सदस्य होता है उसको जो है मनोनीत करने का शक्ति किसको है, तो क्या कहिएगा, तो ये आपका है राष्ट्रपति को है, ठीक है, राष्ट्रपति। यही है आपका सतनाम सिंह संधू, ठीक है ना, ये कौन है, सतनाम संधू है, ये राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं, ठीक है, यही है, ठीक है। आपका क्या है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किए थे, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट आदमी है, इंपोर्टेंट है। तो हम लोग के लिए जो भी सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह के लोग हैं उसको जानना भी चाहिए, और यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है। अभी पीटी उषा को जो हाल फिलहाल में किया गया था, तो राष्ट्रपति ने किसको कर दिया, सतनाम सिंह संधू। उसका 2-3 चीज काम याद रखेगा, 2041 में मोहाली चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना किया था, और 2012 में विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो रहा था, तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग, अच्छा ये सब पूछता नहीं है, ठीक है, इसको हटाइए। पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर, ठीक है, तो क्या बोलता है, एक पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर, इसका जो है कल आपका विमोचन हुआ है, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, क्या कहिएगा, अजीत डोभाल के द्वारा और अनिल चौहान के द्वारा। तो अनिल चौहान हम लोग को कौन है, चीफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस जिसको बोलते हैं, सीडीएस है जो हम लोग के सीडीएस है, ठीक है। अनिल चौहान और अजीत डोभाल कौन है, हम लोग का एनएस है, नेशनल सिक्योरिटी ना, यही ना है, ये एनएस है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है, ठीक है, एडवाइजर होता है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं इसको, एनएस है। तो इन लोग दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और इसको लिखे कौन है, तो संजीव जोशी। ये कौन है भैया, तो ये जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ है, संजीव जोशी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसमें सारे चीज को अपने बारे में बताए हैं। तो अनिल चौहान और अजीत डोभाल इसको लॉन्च किए हैं, और लिखे कौन है, तो संजीव जोशी लिखे हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो पुस्तक का नाम क्या है, एक समंदर मेरे अंदर। हाल फिलहाल में हम, चलिए ये सारा क्वेश्चन था, आज का वीडियो यहीं तक है, और फिर जो है हम लोग कल मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलता है कल, तब तक के लिए नमस्कार।